आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कलाम आरएएस की जो मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है उसके माइनर 2 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन समझेंगे या उसको उस टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं या असमंजस में हैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, देखो वैकेंसी आने वाली है, पता है कितनी है, तो 900 से ज़्यादा वैकेंसीज़ है। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पर आपको पूरी तैयारी मेंस की कैसे करवाते हैं। पहला तो एक है एसटीपी प्रोग्राम, जिसके तहत आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर 2, 5 और 10 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से दिए जाते हैं, जो आपका टेस्ट होता है, अगला टेस्ट होने वाला है उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सको वहाँ पर घर पर। ठीक है, इनका जो है क्वेश्चंस का वीडियो डिस्कशंस के माध्यम से आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है, तो आप अपना जो लिखा हुआ है उसको इससे मिलान करके अपनी जो कमियां हैं या अपने आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। दूसरा हमारा मॉडल आंसर बाकी की तरह नहीं होगा, उसमें मेनली यही होगा कि आंसर को कैसे लिख सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, उसमें क्या डायग्राम्स जा सकते हैं, कैसे उनमें जो है कंपैरिजन या कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो सारे इंडिकेट किए हुए होते हैं, साथ में मैप्स वगैरह जो भी है पूरा तैयार करके कि आप जिसको रट के सेम क्वेश्चन आ जाए तो पूरा उतार दोगे तो गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कहीं नहीं मिल रहा आजकल वो ये है 1-to-1 इंटरेक्शन विद ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और या ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑफिसर्स। तो उनके साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। वो बताएंगे आपको कि क्वेश्चंस में आपकी कहाँ कमियां हैं, कहाँ आप आंसर जो है उसमें चूक रहे हैं या कहाँ आपके मार्क्स जो है कम हो रहे हैं। तो वो आपका डिस्कशन होगा आफ्टर एवरी 3 टेस्ट। उसके बाद में मेजर से पहले आपका एक डिस्कशन होगा। डिस्कशन में हम 3 कॉपीज़ को उसको पूरा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके आपको आपकी जो कमियां हैं या आपके जहां सुधार के बिंदु है वो सारे बताएंगे। तो जो लोग अभी तक इनडिसाइसिव मैनर में हैं या अभी तक सोच रहे हैं कि करें या नहीं करें, वो लोग जल्दी से कर दीजिए क्योंकि वैकेंसी आ रही है और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे ये जो मेंस टेस्ट सीरीज का उसका सेकंड टेस्ट है, उसका भी सेकंड पार्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, उसका शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था, भाद्रपद माह में राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, नेम द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा। तो भाद्रपद माह एक ऑस्पिशियस या बड़ा महीना कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे त्योहार है, जैसे कौन सी है, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी। दूसरा दशमी, रामदेव जी की दशमी है तो वो मनाया जाता है रामदेव दशमी। और ऊब छठ आता है, कजली तीज आता है, ये भी तीज जो है बड़ा त्योहार है। झूलना एकादशी आता है। अब और भी 2-3 त्योहार हैं। ठीक है, मान लीजिए अब आपको नाम याद है, आपने सीधे सीधे लिख लिए, अच्छी बात है, आपने सही आंसर दिया है। लेकिन आपसे पहले वाले व्यक्ति ने इसी आंसर को थोड़ा सा अलग करके कर दिया। उसने क्या किया, भाद्रपद माह के त्योहार यहाँ लिखा, फिर उसके बाद में लिखा शुक्ल पक्ष, फिर इधर लिखा कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार सीरीज वाइज, कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार सीरीज वाइज। आप खुद सोचिए कि अगर उसने एग्जामिनर ने आपसे जस्ट पहले ये कॉपी चेक की तो और आपने जो है ऐसे सीधे सीधे लिख रखे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मन में आएगा कि इसको तो 2 नंबर देते हैं और बाकी वाले को 1.5 या 1.3/4 ले लो, इस तरह के मार्क्स, तो वो नंबर काटने की सोचेगा। तो हमें नंबर कटवाने नहीं है और आंसर कैसे लिखना, ऐसे भाद्रपद माह के त्योहार, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले कजली तीज, ऊब छठ,
जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछ बारस। ठीक है, यहाँ पे गणेश चतुर्थी जो चतुर्थी के दिन होता है, ऋषि पंचमी, रामदेव जयंती दशमी के, झूलना एकादशी के, इसी तरह डिवाइड करके लिखो। तो आप खुद सोचो यहाँ पर वो नंबर काटेगा कहाँ, इसीलिए जुड़े रहिए कलाम से। इस तरह के जो आंसर्स होंगे, मॉडल आंसर इस तरह होंगे हमारे। ठीक है, अब आते हैं अगले, जो इंग्लिश मीडियम में भी यही सेम चीज़ है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और इसी को इंग्लिश में लिखना है सॉल्यूशन वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट है यूनिकॉर्न से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। हमेशा बोलता हूँ कि अंडरलाइन ज़रूरी है। कहाँ है यूनिकॉर्न? तो इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न नाम सुनते ही सबसे पहले ये आता है कि यूरोपीय माइथोलॉजी में वहाँ पर जो है यूनिकॉर्न क्या है, एक घोड़ा है सींग वाला, वो एक सिंगल सींग वाला घोड़ा है, वाइट घोड़ा है, जो अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है। साथ में ही एक उसमें जो है इमेंस पावर है। ठीक है, और वो उड़ भी सकता है तथा साथ में अच्छाई का जो शक्ति है वो लेके चलता है। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमें लिखनी नहीं है क्योंकि हमारा जो पेपर है वो किसका है, प्रबंधन का। अब उस यूनिकॉर्न को, इसी यूनिकॉर्न को यूज़ किया एलन ली ने। किसके लिए? ऐसी कंपनियां, नई कंपनियां जिनका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो कम टाइम में। ठीक है, और बहुत निवेश की जो है बहुत अपार संभावनाएं हो, वैसी कंपनियों के लिए यूज़ किया एलन ली ने। ठीक है, तो इस वर्ड को कॉइन किया एलन ली ने, और किन कंपनियों के लिए, उसमें 3 इंपॉर्टेंट बात है और यही 3 आपके कीवर्ड्स हैं। पहला, निजी स्वामित्व वाली, सरकारी कंपनियां यूनिकॉर्न नहीं होती, निजी स्वामित्व वाली, पहला चीज उसका ये। दूसरा, स्टार्टअप या नई कंपनी, स्टार्टअप या नई कंपनी या नवीन। तीसरा उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसका बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण कितना हो, $100 करोड़ या इसी को लिख सकते हैं $1 बिलियन। इससे ज़्यादा हो तो ऐसी कंपनियों के लिए ही एलन ली ने वर्ड यूज़ किया यूनिकॉर्न कंपनी। अब इतना तो लिख लिया, इसके अलावा और क्या चीज़ लिख सकते हैं? तो इसकी जो है मोटी मोटी विशेषताएं क्या है। पहली तो ये जनरली स्टॉक मार्केट में, स्टॉक बाजार में लिस्टेड नहीं होती, अनलिस्टेड होती है। ठीक है, अनलिस्टेड, पहली चीज। दूसरा, ये जो है नवाचार आधारित होती है, नवाचार, नवोन्मेष, नवीन तकनीकी आधारित होती है। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। फिर और क्या लिखेंगे इसमें? तो इस यहाँ तक तो सब लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे अभी यहाँ पे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, ये कंपनी यूनिकॉर्न में। फिर एक और इन्फॉर्मेशन कि भारत में अब तक कितनी यूनिकॉर्न है, तो 2022 तक डेटा है। 2022 एंड तक भारत में 108 कंपनियां, यूनिकॉर्न कंपनियां थी। तो इस तरह आपको आंसर में ये सारी जानकारी देनी है, और इसको या तो इसी तरह बना के लिख सकते हो या फिर सीधा परिभाषा में ये तीनों चीज़ें शामिल कर सकते हो। जैसे निजी स्वामित्व वाली, फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टअप या नई फर्म जिसका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या $100 करोड़ से अधिक हो, यूनिकॉर्न कहलाती है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये आपकी परिभाषा भी होगी। फिर उसके बाद में विशेषताएं, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते तथा इनमें निवेश की अपार संभावनाएं होती है। नवाचार की प्रवृत्ति, पहलपन, नवीन तकनीकी यूनिकॉर्न की प्रमुख विशेषताएं, तो ये हो गया। फिर यूनिकॉर्न शब्द किसने दिया है? एलन ली ने दिया है। एग्जाम्पल क्या हो गए? जोमेटो, उबेर इत्यादि। भारत में 2022 तक 108 स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न बन चुके थे। तो ये आपका आंसर, कंप्लीट आंसर हो गया। और इसके बाद नंबर काटने की संभावनाएं कहाँ है, ये आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, क्योंकि कमेंट आप करते भी नहीं हो और कमेंट आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए, अ प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप न्यू फर्म हैविंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ US dollar of $1 billion or more is called an unicorn company. These are not listed in the stock market and there are
immense possibilities of investment in them. The term unicorn was coined by who? By whom? Alan Lee. ठीक है, और examples are Zomato and Uber. The tendency to innovate, initiative and innovative technologies are the main characteristics of unicorn. And by 2022, 108 startups have become unicorns in India. तो ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये इस तरह हमें आंसर लिखना है. बढ़ते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये. इसमें पहला क्वेश्चन ये था, राजस्थान के प्रमुख अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए. राइट द नेम्स ऑफ द मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो यहां पर क्या है, अधात्विक खनिजों के नाम लिखने हैं. पहला तो क्या करते हैं हम लोग गलती, फर्स्ट क्वेश्चन यही आया, खनिजों के नाम दिखा, अधात्विक धात्विक नहीं दिखा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर ऐसा ही है, फटाफट करना है, तो सीधे ही लिख दिया लोहा. राजस्थान में लोहा, साथ में ये भी लिख लिया नीम का थाना, मोरिजा बनोल वो भी लिख दिया, चलो कुछ भी लिख दो, नीम का थाना कर दिया. फिर तांबा खेतड़ी लिख दो, फिर एस्बेस्टॉस, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, बहुत सारे लिख दिए. सर हमारा तो सही होना चाहिए, क्या सही है? नहीं. क्या पूछा है? अधात्विक खनिज. इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अंडरलाइन ज़रूर करना कि पूछा क्या गया है, वो आपके दिमाग को संकेत देता है, रोकता है इस जल्दबाजी से. ठीक है, तो पहले अधात्विक खनिज के नाम पूछे गए. अब अधात्विक खनिज भी लिख रहे हैं. एक को पता है अधात्विक खनिज क्या है, अपन 2 पार्ट में करते हैं, आप खुद बताना, और एक चीज़ और आगे डिस्कस करेंगे. एक इनको पता है कि अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, ऐसे खनिज है, और राजस्थान इसका जो है भारत में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है. ठीक है, और वो लिखता है यहाँ पर सीधा ही कि अधात्विक खनिज में राजस्थान फर्स्ट है. ठीक है, ये भी लिख लेता है. उसके बाद में लिखता है अधात्विक खनिज के नाम क्या, पहला लिखता है रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, फिर कोयला, सही है, हीरा, ग्रेनाइट, फिर उसके अलावा और लिख लेता है, ये यहाँ पर मिट गया, सॉरी, कोयला. ठीक है, फिर उसके अलावा और एस्बेस्टॉस लिख लो, आदि. अब उसको लगा कि मैंने लिख लिया है, मेरे को नंबर पूरे आने चाहिए. ठीक है, एक अफवाह क्या चलती है, अफवाह भी है, हो सकता है सच हो, क्योंकि अंदर का हमें नहीं पता है, बट फिर भी ये अभी है कि अब से कॉपी जो चेक करने का पैटर्न ये हो गया है कि एक एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को चेक करेगा, वो पूरी कॉपी चेक नहीं करेगा या पूरा सब्जेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करेगा सभी की. ठीक है, तो अब मानिए कि एक कॉपी ये है और एक कॉपी ये आया जिसने अधात्विक खनिज, ऊपर वाली लाइन ये दोनों ने लिखी है, मान लीजिए कि राजस्थान अधात्विक खनिजों का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है या प्रमुख उत्पादक राज्य है, जिसने 25% लगभग अधात्विक खनिज भारत के यहाँ पर होते हैं. ठीक है, फिर उसने लिखा अधात्विक खनिज, यहाँ पे किया उसने, पहला किया उर्वरक खनिज. उर्वरक खनिज में उसने लिखा रॉक फॉस्फेट, फिर उसने लिखा पोटाश, फिर जिप्सम. ठीक है, ये तीनों उर्वरक खनिज में लिख लिया उसका, आपको भी पता है ये चीज़. दूसरा उसने लिखा क्ले खनिज, मृतिका या क्ले, जो भी, क्ले में चाइना क्ले, एक ही नाम याद था, बाकी वाले याद नहीं थे, आप एक ही लिखा उसने. फिर उसने लिखा इमारत या बहुमूल्य पत्थर, कर लीजिए बहुमूल्य पत्थर, स्टोन जो भी है, बहुमूल्य पत्थर में उसने हीरा, तांबड़ा, गार्नेट, हीरा, तांबड़ा डाल दिया. ठीक है, उसके बाद उसने लिखा इमारती पत्थर. इमारती पत्थरों में लिखा उसने संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट. ठीक है, इतना ही लिख दिया.
फिर उसने लिखा ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में उसने लिखा कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। और इसमें अन्य में एस्बेस्टॉस वगैरह लिख दिया, अन्य में एस्बेस्टॉस, गेरू, जो भी नाम आ रहे थे लिख दिया। अब जो अफवाह है मान लीजिए वो सच है, या फिर कॉपी कैसे भी चेक करें, ठीक है। पहले कॉपी एग्जामिनर के पास ये जाती है, मान लीजिए वो कोइंसिडेंस बोलता हूँ कि पहले कॉपी ये गई, उसके बाद आप खुद बताइए कि इसमें उसने 2 नंबर पूरे दिए, उसको अच्छा लगा कि ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे खनिजों के नाम भी है, ऊपर लाइन भी लिखी है, सारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद उसने ये वाला पढ़ा तो उसको क्या लगेगा कि इसने तो इतने क्लासीफाई करके ज़्यादा नाम भी दिए हैं, हो सकता है नाम इतने ही बराबर, लेकिन फिर भी आपको खुद देखिए कि ये कॉपी चेक करने के बाद इसको जो है आप भले ही 1.5 दोगे या 1 सही 3/4 दोगे, ठीक है, कुछ नंबर काटोगे। क्यों काटोगे? क्योंकि आपको बेस्ट वाला आंसर ये है। इसमें अगर आपने 2 दिए हैं तो एक नेचुरल जस्टिस का ये कहता है कि उसने इतना अच्छा लिखा है तो उससे कुछ कम होना चाहिए नंबर, तो वो नंबर जो कटते हैं इस वजह से कटते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो सीधे क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को अबव एवरेज करना है, उनकी फॉर्मेटिंग ऐसे तैयार करनी है, उनके जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसे तैयार करना है ताकि हमसे अच्छा कोई और लिखे ना, ठीक है, ताकि हमें भाग्य पर कम डिपेंडेंट रहना पड़े। हम ये ना प्रार्थना करें कि इससे पहले हमारी कॉपी आ जाए तो हमको भले ही 2 नंबर दे देगा, काटेगा नहीं, आगे वालों की जो हो, ठीक है। तो ऐसा कम रहना पड़े, इसी कारण आप इसको ऐसे तैयार कीजिए क्वेश्चंस को, ताकि उसको लगे कि यार इसने जो है पहले से क्लासीफाई कर रखा है, पहले से चीज़ों को समझ रखा है और इतने सिस्टमेटिक वे से समझा है, तो इसका तो जो है मार्क्स बनते हैं, वो एग्जामिनर को खुशी हो आपकी कॉपी चेक करके, ठीक है। तो इस तरह आंसर हमें लिखना है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्टिंग में अगर आप लिखना चाहें तो मैंने जो बात कही थी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, विच डू नॉट हैव मेटल कंटेंट, ठीक है, जिसमें धात्विक कंटेंट नहीं हो, वही सारे नॉन मेटल वाले। और राजस्थान होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन नॉन मेटलिक मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया और इट प्रोड्यूसेस अबाउट 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब वही नॉन मेटलिक मिनरल को पहला हो गया उर्वरक खनिज जो हमने लिखा, फर्टिलाइजर, उसमें जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास, क्ले में फायर क्ले, चाइना के फुलर्स अर्थ, प्रीशियस स्टोन्स में डायमंड होता है, एमराल्ड है, गार्नेट है, फिर बिल्डिंग स्टोन में मार्बल है, ग्रेनाइट है, सैंड स्टोन है, एनर्जी में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल और अदर्स में और एस्बेस्टॉस, फेल्सपार, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमें आंसर लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो था राजस्थान में जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। सबसे ज्यादा घनत्व और सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिलों का नाम लिखना है। तो अब जो है जनसंख्या घनत्व जो है, जनघनत्व, उसके लिए कारक कौन से हैं? अब देखो, कारक डायरेक्ट सोचें तो कौन सा कारक होगा? कहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? जयपुर, दौसा इधर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, कृषि ज़्यादा है, उद्योग ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट के साधन ज़्यादा है, हेल्थ सुविधा अच्छी है और बहुत सारे रीज़न। तो इन कारकों को हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 4 या 5 कैटेगरी में बांट देंगे। एक तो डायरेक्ट कारक लिखो, एक इन कैटेगरीज में बांट के लिखो। पहला हो गया हमारा प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक कौन कौन से हुए? फर्स्ट हो गया उच्चावच, ठीक है, जहां पर उच्चावच समतल है यानी मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्रों में उच्च जनघनत्व है और जो पहाड़ी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर घनत्व जो है वो कम है जैसा। फिर जलवायु, विषम जलवायु, जैसे कहाँ है विषम जलवायु? जैसलमेर में। कितना घनत्व है? 17। और सही जलवायु कहाँ है? उदयपुर और
जयपुर में 500 के करीब जनघनत्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके अलावा और कहाँ है, और जो नदी क्षेत्र है या वो है, तो वहाँ पर वन या वनस्पति, वन, वनस्पति और मृदा, उपजाऊ मृदा है वहाँ पर, वनस्पति अच्छी है वहाँ पर। ठीक है, दूसरा आ जाए आर्थिक। आर्थिक कारक में कौन कौन से हुए? पहला, अगर कहीं पे इंडस्ट्री लगी हुई है जैसे नीमराणा, भिवाड़ी, यहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा है तो औद्योगिक। ठीक है, दूसरा हो गया कृषि, जहाँ पर कृषि है अधिक है। तीसरा हो गया जो है संचार के साधन या परिवहन साधन, संचार या परिवहन साधन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, आर्थिक में आ गया। अब आ जाओ हमारे किस में, सामाजिक। सामाजिक में क्या होगा? सामाजिक में जहाँ शिक्षा अच्छी हुई, जहाँ स्वास्थ्य के स्तर अच्छे हुए, जहाँ क्राइम रेट कम हुआ, वहाँ पर जन घनत्व ज़्यादा होगा। जहाँ पर ये सब अधिक हुआ, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य अधिक और अपराध दर कम हुआ, वहाँ अधिक होगा। जहाँ पर अपराध दर ज़्यादा है, मेवात और इधर का इलाका जहाँ अपराध दर ज़्यादा है, वहाँ पे कम होगा। तो अपराध दर ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य। ठीक है, तो ये प्रमुख कारक, इनके अंतर्गत हम लोग बांट के इन कारकों को लिख सकते हैं। और साथ में जो डिटेल है चार के, तो हम कारक कौन कौन से हैं? पहला हो गया फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट हो गया, उच्चावच हो गया, जल उपलब्धता कैसे है, जहाँ पे हनुमानगढ़ और गंगानगर में जैसे नहर की वजह से जल उपलब्धता बढ़ गई तो वहाँ पे जनघनत्व बढ़ गया। बाड़मेर इधर जो है कम है जल घनत्व तो कम है। सॉइल कैसी है, उपजाऊ है अगर, तो वहाँ पर अधिक है, नहीं है रेतीली जगह हैं, जैसलमेर है, वहाँ पे कम है। फिर इकोनॉमिक में ट्रांसपोर्ट है, खनन है, ठीक है, जहाँ पे खनिज वगैरह पाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार उपलब्धता जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर। सोशल है, गुड एजुकेशनल है, हेल्थ फैसिलिटी, क्राइम रेट। फिर अदर में है, रिलीजियस टाउन्स है, कल्चरल प्लेसेस है और टूरिस्ट प्लेसेस है। रिलीजियस कौन से हैं? पुष्कर, पुष्कर में बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी रिलीजियस है, जैसे सालासर हुआ, खाटू श्याम जी हुआ, तो यहाँ पर जो है आसपास इन्हीं से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और इसी वजह से जहाँ पर आर्थिक संभावनाएं बढ़ जाती है उस वजह से वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जैसे हो गया माउंट आबू हो गया, फिर उदयपुर हो गया, तो उदयपुर में टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा है तो इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें ऐसे लिखने हैं। इस तरह लिख के फिर क्या करेंगे, चूंकि इतना तो लिख लिया, अब थोड़ा थोड़ा नेचुरल फैक्टर में फर्स्ट क्लाइमेट लिखेंगे। तो विषम जलवायु वाले क्षेत्र जैसे जैसलमेर, तो जैसलमेर का लिखेंगे, वहाँ पर कम। साथ में अच्छी या सम जलवायु वाले क्षेत्रों जैसे जयपुर, दौसा में अधिक। ठीक है, फिर रिलीफ में उच्चावच वाले में तो मैंने बता ही दिया। फिर वाटर अवेलेबिलिटी में भी बता दिया, हनुमानगढ़ और वो। एग्जाम्पल लिखते जाएंगे और साथ साथ में ऐसे लिखते जाएंगे। तो पहले तो ये हमें फैक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद में हमें एक एक को थोड़ा सा डिटेल में, जैसे नेचुरल फैक्टर में क्लाइमेट लिया तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, लेस पॉपुलेशन इज डेंसिटी इज फाउंड, और वो है जैसलमेर का एग्जाम्पल ले लो। वेयर इज इन फेवरेबल कंडीशंस like normal temperature and sufficient rainfall, more population density is found, like Dosa 476. Relief में हम लोग लिखेंगे in adverse geographical conditions like desert in Aravalli mountains, population density is less, and while the population density more in the plainy area जो है ना, plains। ठीक है, फिर water availability जहाँ पर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन वाटर सफिशिएंट एरिया एंड लो इन वाटर डेफिशिएंट एरिया, या इनसफिशिएंट एरिया जो है बाड़मेर। ठीक है, वाटर डेफिसिट एरिया जो है वो। सॉइल में हो जाएगा जहाँ पर अच्छी उपजाऊ सॉइल है। फर्टाइल सॉइल एरियाज कहाँ कहाँ हैं? हाड़ौती हो गया तो वहाँ पे हाई है, और इनफर्टाइल एरियाज जो है वो है राजस्थान का वेस्टर्न एरिड रीजन। अब इकोनॉमिक में ट्रांसपोर्ट है तो ये भी जयपुर का लिखेंगे 595, नेशनल स्टेट हाईवेज कनेक्टिविटी ज़्यादा है। साथ में लेस डेंसिटी इन रिमोट प्लेसेस लाइक बाड़मेर, तो वहाँ पर 92 है, जैसलमेर 17 है। ठीक है, माइनिंग जहाँ पर माइनिंग ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा है, जैसे खेतड़ी हो गया, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ पे हो गया वहाँ पे एग्जांपल नीमराणा का ले लेंगे, नीमराला और ये जो है भिवाड़ी, ये एरिया। फिर
social factors, high population density where education and health facilities are available, ठीक है। और other regions में जो है religious places like पुष्कर has high density, highest population density, फिर ये जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये जो हो गया इनकी वजह से हो गया, ये इसके लिए हायर पॉपुलेशन सोशियोलॉजिकल फैक्टर। फिर मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कहाँ है, सॉरी ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के जो 4 जिले हैं कौन कौन सा है, जयपुर, भरतपुर 503 है भरतपुर का, दौसा का 496 और अलवर, ये 4 जिले हैं, याद रखने हैं। प्री में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा, 10 में भी पूछ सकता है। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, तो ये चारों का याद रखना है। इस तरह हमारा टोटल जो है पेपर कंप्लीट होता है और इस तरह हमें करना है, तभी जाके हमारा अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।